ओके बेटा, तो अब हम पेरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के तहत ये चीज देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे कंप्यूट होती है और एंडिंग इन्वेंटरी को कैसे कंप्यूट किया जाता है। तो उसके लिए देखिए, पहले आप ये जो मैंने क्वेश्चन करवाया उसका मुल्तान ट्रेडिंग का सवाल है, इसको आप ट्राई कीजिएगा। इसमें FIFO LIFO एवरेज तीनों से कीजिएगा। मैंने सिर्फ FIFO LIFO से मांगा है। देखिए क्या क्या मांगा है। मैंने मांगा है आप क्या करें, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री निकालें। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री मतलब एंडिंग इन्वेंट्री December 31 की। ये दो कॉस्ट फ्लो एजम्पशन है, और बाकी अगर कोई इजाफी चीज नजर आए तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी हम पेरियोडिक इन्वेंट्री, देखें क्या लिखा हुआ है हेडिंग में, द फ्लो ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम कॉस्ट फ्लो एजम्पशन। पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता। पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में सिर्फ क्या होता है, FIFO LIFO और एवरेज, वो भी कब, साल के एंड में। यानी आप एंडिंग इन्वेंट्री कब मालूम करते हैं, पेरियोडिक में साल के एंड में, पीरियड के एंड में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी पीरियड के एंड में मालूम करते हैं। जबकि परम्यूचुअल में आप क्या कर रहे थे, अगर आपने कॉस्ट फ्लो एजम्पशन भी यूज किया, साल के दौरान ही काम हो रहा था। और पहले क्या मालूम चल रहा था, एंडिंग इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चल रहा था, फिर एंडिंग इन्वेंट्री। जबकि इसमें पहले हमें क्या मालूम चलेगा, एंडिंग इन्वेंट्री। वजह, हम जाके पहले स्टोर रूम में काउंटिंग करेंगे और मालूम करेंगे कितने की इन्वेंट्री रह गई। तो पहले एंडिंग इन्वेंट्री मालूम चलेगा, फिर टोटल में से लाके एंडिंग इन्वेंट्री को लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। तो साल भर हम क्या करते रहेंगे, सिर्फ ये रिकॉर्ड करते रहेंगे हमने कितने कितने की इन्वेंट्री खरीदी, और साल के एंड में सारी इन्वेंट्री को टोटल कर लेंगे, और फिर जो बच गई है उसको लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे। वी हैव टॉक्ड अबाउट इट सेवरल टाइम्स कि एक पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम किस तरीके से एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। आइए उस पर एक न्यूमेरिकल करते हैं। क्या बोल रहा है, यंग मेमन कंपनी मेड द फॉलोइंग परचेजेस ऑफ अ केमिकल ड्यूरिंग द ईयर 2001। 2001 में उन्होंने केमिकल बेचते होंगे, तो केमिकल खरीदे इन्होंने, और ये यूज करते हैं कौन सा इन्वेंट्री सिस्टम, पेरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। जब भी देखिए इनके पास क्या लिखा हुआ है, जनवरी 1 को बिगनिंग इन्वेंट्री है ये, जनवरी 1 को जो लिखा हुआ है ना, 250 यूनिट पड़े हुए, एक यूनिट 2.98 का ये बिगनिंग इन्वेंट्री। फिर इन्होंने 6 परचेजेस की हैं डिफरेंट डेट्स, और उनकी यूनिट कॉस्ट डिफरेंट है, यूनिट्स नंबर ऑफ यूनिट्स डिफरेंट है। ये पूरे साल का काम हो गया। साल की क्या हो गई है, परचेजेस। ड्यूरिंग द पीरियड कंपनी सोल्ड 295 यूनिट्स। क्या इनको ये पता होगा उन्होंने कितने यूनिट्स बेचे? यस, रसीदें होंगी उनके पास, उन्हें सेल्स का अमाउंट भी पता हो सकता है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता नहीं है। अब हमें क्या मालूम करना पड़ेगा कि हमारे पास टोटल यूनिट कितने थे। तो टोटल यूनिट्स कितने थे कैसे मालूम चलेगा, ये सारे यूनिट्स ऐड कर लो, बताओ टोटल यूनिट्स कितने, बताओ। 250, 500, 550, 750, 1000, 400 और 450, इनको सम करो, टोटल यूनिट्स निकल जाएंगे 3000। भाई टोटल कर लो सही से यार, कैलकुलेटर से, टाइम जाया नहीं करो। 3900 टोटल यूनिट से, जिसमें से 2950 यूनिट बिक गए, तो बचे कितने? ये 950 यूनिट स्टोर रूम में मौजूद होंगे। हम जाकर इन 950 यूनिट की कॉस्ट निकालेंगे, और फिर टोटल कॉस्ट में से उसको क्या कर लेंगे, लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। तो पहले इसके लिए ना हमें ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कौन सी कैलकुलेशन, जो अभी आपने कैलकुलेटर पे की। क्या किया आपने, आपने टोटल यूनिट्स मालूम किए, इन यूनिट्स की टोटल कॉस्ट भी हम मालूम कर लेंगे। तो हमें मालूम चल जाएंगी दो चीजें, पूरे साल कितने यूनिट्स मौजूद थे, पूरे साल जो यूनिट मौजूद थे उनकी कॉस्ट क्या थी। फिर हम स्टोर रूम में जाकर जो यूनिट बच गए, आप लोगों ने बताया ना 950, उसकी कॉस्टिंग करेंगे, और फिर टोटल कॉस्ट जो निकलेगी ना इन सबकी, उसमें से उसको लेस कर लेंगे। इसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है क्वांटिटी शेड्यूल बनाना। तो वी आर गोइंग टू मेक द क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल में कुछ नहीं करना है, छापना है आपको व्हाट इन्वेंट्रीज जो आपने खरीदी है और जो बिगनिंग इन्वेंट्री आपके पास मौजूद थी। तो वी आर मेकिंग क्वांटिटी शेड्यूल, तो यहां से छापना है। 2001 जनवरी 1 को 250 यूनिट मौजूद थे, 2.95, ये लिखेंगे आप। 2001 जनवरी 1 को कितने यूनिट्स मौजूद थे? पहले बात है ये क्या थी, दिस वाज बिगिनिंग इन्वेंट्री। परपेचुअल और पेरियोडिक का तरीका अलग है, कार्ड नहीं बनता पेरियोडिक में। कार्ड कैसे बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स थोड़ी निकल सकती। कितने यूनिट से ये 250 यूनिट थे, एक यूनिट 2.98,
तो हमें लिखा 250 यूनिट, 2.98 का एक यूनिट, उसको मल्टीप्लाई करके इनकी टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। हमारे पास जो बिगनिंग इन्वेंट्री थी वो 745 रुपए की थी, ये बिगनिंग इन्वेंट्री हो गई। अब सारी परचेज इसमें ऐड कर लेंगे। परचेज पहली हुई जनवरी 7, तो हम लिखेंगे जनवरी लिखने की जरूरत नहीं है, 7, और लिख देंगे क्या है परचेजेस। कितनी परचेजेज है हमारे पास? 6 परचेजेज है ना, 1 2 3 4 5, 6 परचेजेज हमें निकाल लेनी। अब डेट बता दो, यहां क्या आएगा? नथिंग। 7 तारीख को खरीदा, 21 14 17, 21 को भी खरीदा, 14 और 17, है ना, डेट चेंज हो रही है इनकी, मंथ भी चेंज हो रही है। 24 28 कर लेते हैं, 24 और 28। अब मंथ लिख लेते हैं, क्या है? जनवरी 7 को था, फिर मार्च 31 को, मार्च 21 को, तो मार्च 21 लिखेंगे, और फिर जून और सितंबर, जून सितंबर और अक्टूबर और दिसंबर, अक्टूबर एंड दिसंबर। ये हमने छापा है सारा डाटा। हम इन सब के यूनिट्स लिखेंगे, 500 550 750, 500 550 750 और 1000 400 एंड 450। अब इन सब की यूनिट कॉस्ट लिख लो जैसे आपको सही लगे। 3 और 3.10, 3.00, 3.10 और 3.00, 15, 3.15, 3.20 और 3.20। ये हमारी यूनिट कॉस्ट आ गई। अब सब यूनिट कॉस्ट को यूनिट से मल्टीप्लाई करके हमने कॉस्ट कंप्यूट कर ली। अब हमें टोटल करना पड़ेगा, यूनिट्स का भी टोटल करेंगे और कॉस्ट का भी टोटल करेंगे। दोनों का टोटल मैंने कर लिया। अब क्या शो हो रहा है? पूरे साल हमारे पास ये पीरियोडिक का तरीका है। हाँ, 3900 यूनिट मौजूद थे जिनकी कॉस्ट 12070 थी। अब मुझे बताइए, जो यूनिट्स पूरे साल मौजूद होते हैं बेचने के लिए, उनको बोलते हैं अवेलेबल यूनिट्स, अवेलेबल फॉर सेल। क्या बोलते हैं? अवेलेबल फॉर सेल का मतलब ये नहीं है कि अभी अवेलेबल है, ये टर्म पीरियोडिक में यूज होती है साल के सारे यूनिट्स के लिए। और जो 12070 है इसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये इनकम स्टेटमेंट में आई थी टर्मिनोलॉजी, पीरियोडिक के इनकम स्टेटमेंट में। तो 3900 का क्या नाम है? यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। और 12070 का क्या नाम है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। तो मैं यहां सामने क्या लिखूं? यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल लिखूं या कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लिखूं? तो हम यहां लिख लेते हैं अवेलेबल फॉर सेल, बस। क्यों? क्योंकि यहां लिखा हुआ है ऊपर यूनिट्स, इससे मिलके बन जाएगा यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल। और यहां लिखा हुआ है कॉस्ट, तो इससे मिलके बन जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ये तो अभी हमने छाप लिया, यहां से देख के पूरा हमने कॉपी किया है और कुछ टोटल वोटल भी कर लिया। अब उसने बताया, अब हमें मालूम क्या करना है? हमें मालूम करना है इसमें से कितने यूनिट बिक गए, कितने यूनिट बच गए, और ये जो कॉस्ट है इसमें से कितनी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कितनी कॉस्ट एंडिंग इन्वेंटरी कॉस्ट। अब उसने हमें यूनिट्स के बारे में तो आगाही दी है कि 2950 बिक गए, तो टोटल यूनिट ये थे जो बिक गए, वो इसमें से हम क्या कर लेंगे? लेस यूनिट सोल्ड। कितने यूनिट सोल्ड हुए? 29। जो यूनिट्स सेल हो गए उसको माइनस कर दो, तो यूनिट बचेंगे वो हमारे क्या होंगे? एंडिंग यूनिट्स। ये कहलाएंगे एंडिंग यूनिट्स। इनको हम इसको हम पैक कर देंगे। क्यों पैक कर दे रहे हैं इसको? क्योंकि अभी हमें इस पर ही काम करना है। हमें यूनिट्स का तो सारा मालूम है कि टोटल यूनिट हमारे पास कितने थे? 3900, 2950 यूनिट बिक गए और 950 बच गए। अब हमें ये मालूम करना है 950 की, इसमें ये देखें जो बिक गए 2950 वो भी इसी में से है, तो इसकी कॉस्ट भी इसी में होगी 12070 में, और जो बच गए वो भी 3900 में से, तो उसकी कॉस्ट भी इसमें होगी। अब इस कॉस्ट के 2 हिस्से करने हैं, 950 की अलग और 2950 का अलग। 2950 की कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है और 950 की कॉस्ट एंडिंग इन्वेंटरी की कॉस्ट है। कैसे करेंगे? इसके लिए इसने बोला है कि आप ये 3 एजम्पशन यूज करो, FIFO, LIFO एंड एवरेज।
अब इसमें हम FIFO LIFO एवरेज यूज करेंगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, FIFO का मतलब क्या होता है कि ऊपर वाले यूनिट को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाना है, ऊपर वाले यूनिट सोल्ड है उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। लाइफो में क्या एजम्पशन होती है, जो नीचे वाले यूनिट है उन्हें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाना है। गौर से सोच के जवाब दीजिएगा। परपेचुअल में हम पहले क्या मालूम करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड एंडिंग इन्वेंटरी। परपेचुअल में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम करते हैं पहले। भाई कार्ड में पहले कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जाती है ना, 2 करोड़ दफा बोल दिया मैंने। जबकि पेरियोडिक में पहले हम क्या करते हैं, इसका मतलब है अभी हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मालूम नहीं करनी, एंडिंग इन्वेंटरी मालूम करनी है। सुन रहे हैं आप गौर से। तो परपेचुअल में क्या होता था, हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में कौन सी कॉस्ट ट्रांसफर करते थे, जो बिक गई, जो बच गई, जो बिक गई। और FIFO का मतलब क्या होता है, शुरू वाले बेच दो। FIFO का मतलब क्या है, शुरू वाले बेच दो तो कौन से वाले बचाओ, नीचे एंड वाले बचाओ। LIFO का मतलब क्या है, नीचे वाले बेच दो तो ऊपर वाले बचाओ। तो अभी हम पेरियोडिक में ये मालूम नहीं कर रहे कि जो बिकी है वो पहले वो मालूम नहीं कर रहे कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, हम मालूम कर रहे हैं एंडिंग इन्वेंटरी क्या है। तो FIFO में ऊपर वाले बिक जाते हैं और नीचे वाले बचते हैं, मतलब 950 जो बचेंगे ना वो नीचे से बचेंगे। हमें किसकी कॉस्टिंग करनी है पेरियोडिक में, पहले एंडिंग इन्वेंटरी की। तो एंडिंग इन्वेंटरी कौन सी, FIFO में कौन सी वाली होगी, ऊपर वाली नीचे वाली। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है ऊपर वाले भेजो नीचे वाले बचाओ ना यार। तो परपेचुअल के अंदर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालते थे ना, इसी वजह से ऊपर वाले निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में डाल देते थे। पेरियोडिक में हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं निकालते, पहले एंडिंग इन्वेंटरी निकालते हैं। तो FIFO में ऊपर वाले बिक जाते हैं तो हमें बिकने वाले नहीं देखने होते, पेरियोडिक में बचने वाले देखने होते हैं। तो बचेंगे कौन से, अगर मैं आपसे पूछूं 2950 बिके हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताओ, तो आप बोलेंगे भाई ऊपर वाले 2950 बिक गए, उसकी जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होगी। और नीचे वाले 950 बच गए, नीचे वाले कौन कौन से होंगे, 450 ये, 400 ये, तो ये तो 850 हो गए ना। और 100 इसमें से ये बच गए, बाकी इसमें से 900 और बाकी ऊपर वाले सारे ये सब बिक गए। और आपको क्या मालूम करना है, जो बच गए, जो बिक गए, जो बच गए, तो जो बचे हैं वो कौन से वाले, 450, 400 और 100। इसी वजह से देखिए मसला हो गया ना, ये तो मसला क्या हो गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब पेरियोडिक में उल्टा हो गया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या है, किसके लिहाज से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, वो यूनिट सोल्ड के लिहाज से। और हम यहाँ पे सोल्ड नहीं निकाल रहे होते, पहले एंडिंग निकाल रहे होते। इसी वजह से हम जब भी पेरियोडिक पढ़ेंगे ना, तो FIFO का मतलब होगा लिश। लिश मतलब लास्ट इज स्टिल हेयर, लास्ट इज स्टिल हेयर। क्या मतलब है, जो आखिरी वाले हैं वो बचे हुए हैं और हमें तो जो बचे हुए वही लेने हैं, तो लास्ट से इससे ले। जबकि LIFO में हम क्या बोलेंगे, फिश। क्यों, क्योंकि LIFO में नीचे वाले यूनिट क्या हो जाएंगे, बिक जाएंगे, और हमें क्या मालूम करने कौन से बच गए। तो LIFO में बचेंगे कौन से, ऊपर वाले। इसी वजह से हम बोलेंगे फर्स्ट इज स्टिल हेयर, फर्स्ट इज लिस्ट फिश। लिस्ट फिश याद रखेंगे। FIFO को परपेचुअल में FIFO ही बोलते हैं हम, आसान है ना। FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऊपर वाले निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालो। परपेचुअल में LIFO को लास्ट इन सेल, नीचे वाले LIFO को मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, नीचे वाले निकाल के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डालो। लेकिन जब आप पेरियोडिक में आएंगे तो FIFO जैसे आपके सामने आए आप लिस्ट बोलेंगे। लिस्ट मतलब नीचे वाले निकालो, क्योंकि आप एंडिंग इन्वेंटरी मालूम कर रहे हैं। और जैसे ही LIFO आए आप बोलेंगे फिश। फिश मतलब फर्स्ट इन स्टिल हेयर, ऊपर से निकालेंगे। इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस बाय FIFO। और FIFO में हम क्या निकाल रहे हैं, एंडिंग इन्वेंटरी। एंडिंग इन्वेंटरी दोबारा एक दफा बता रहा हूं मैं आपको, इससे निकाल रहे हो FIFO से। तो जो बचेगा इसी में से बचेगा ना, ये सारा कुल है, टोटल है। 950 जो बचे हैं वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कौन से वाले होंगे, ऊपर वाले नीचे वाले। हाँ, ऊपर वाले बिक चुके होंगे, नीचे वाले बचे होंगे। इसी वजह से FIFO में हम लास्ट से स्टिल हेयर को यूज करेंगे। अब मुझे बताएं कौन कौन से बचे, 450 ये, 400 ये और
100 ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट माने ऊपर वाले बिक गए, नीचे वाले बच गए, तो 5 में नीचे वाले लिख रहे हैं। बस ये आखिरी मरतबा बोला था मैंने। अब लिखेंगे कैसे, यहां से कॉपी करेंगे 100 वाले, हम बोलेंगे 100 यूनिट बच गए फ्रॉम परचेजेज ऑफ September 17 at the rate of rupees 3.15 each। ये हमने बताया है कितने यूनिट बचे, और बताओ कितने बचे। 400 यूनिट्स फ्रॉम परचेजेस ऑफ October 24 at the rate of rupees 3.20 each, और 450 units from purchases of December 28 at the rate of rupees 3.20 each। ये जो बचे थे हमने सारे कॉपी कर लिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 3.15, सही लिखा। फिर ये तो ऐसे आ जाएगा 1280, ऊपर से कॉपी कर लो, और अगला 1440। तो ये जो हमारे पास आई ना 3035, दिस इज द कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। तो जो बचे थे वो हमने ले लिए, ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री। FIFO में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, किसमें से? क्या बोल रहे हो बेटा, ऐसे थोड़ी बोल रहा है। आप बोलना चाह रहे हो सही, लेकिन आप सही नहीं बोल रहे हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलेगी? टोटल कॉस्ट कौन सी है? 12,070 जो कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, इसका नाम। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट। टोटल ये कॉस्ट थी, इसमें से ये वाली इन्वेंट्री बच गई तो बाकी बिक गई। एक तरीका तो ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने का। एक और तरीका भी हो सकता है, वो तरीका ये है कि 250 ये बिक गए, 500 ये बिक गए, 550 ये बिक गए, 750 ये बिक गए, 900 ये बिक गए। इन सबको इसी तरीके से लिखो और मल्टीप्लाई करके टोटल कर दो, वही अमाउंट आएगा जो माइनस करने से आएगा। लेकिन हम ये वाला तरीका यूज करेंगे जो आपने बताया। क्या करेंगे हम बोलेंगे भाई सेल नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इसका 12,070 का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। याद रखने की कोशिश करोगे तो याद होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मतलब टोटल कॉस्ट जो अवेलेबल थी। कॉस्ट ऑफ गुड्स छोड़ बोल रहे अवेलेबल फॉर सेल कितनी है? 12,070। इसमें से लेस करेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। अब मैं आपसे एक सवाल पूछने वाला हूं। कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री ऊपर से उठा लो, ये रही, ये माइनस कर लो, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई 9035। अगर तुम लोग घर जाकर मल्टीप्लाई वाले तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो तो 9035 ही आनी चाहिए, और आएगी, आनी क्या चाहिए, आएगी। आप करके देख लिया घर में। मुझे बताओ कि मैंने ये मल्टीप्लाई वाले तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्यों नहीं निकाली? शॉर्ट क्वेश्चन बोला, शॉर्ट है ना, शॉर्ट तरीका है जो आपने किया, ये सही है। उसमें इतना बड़ा काम करना पड़ेगा भाई, ये मतलब नहीं। पीरियोडिक का जो थीम है वो यही है कि एंडिंग निकालो और टोटल जो की थी उसमें से लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे। ये पीरियोडिक का थीम है। ऐसे ही निकालनी है आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो आंसर तो सही होगा, लेकिन जो है आपका इंप्रेशन सही नहीं आएगा। वो समझ जाएगा कि आपको पीरियोडिक की थीम नहीं मालूम। पीरियोडिक में स्टोर रूम में जाके काउंटिंग करके कॉस्टिंग करते हैं तो इन्वेंट्री की, फिर टोटल जो की थी उसमें से लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं। तो देखिए क्या किया हमने, पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनाया, फिर FIFO में नीचे वाले बचेंगे। कार्ड बनाते वक्त क्या करते हैं हम? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे होते हैं, याद है आपको? कार्ड बनाते वक्त कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे होते हैं, तो हम FIFO में ऊपर वाले निकाल के ट्रांसफर कर रहे होते हैं। जैसे अभी हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम नहीं कर रहे, एंडिंग इन्वेंटरी मालूम कर रहे हैं, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में ऊपर वाले हमारे काम के नहीं है। एंडिंग इन्वेंटरी निकालते वक्त जो बच गए वो नीचे वाले हमारे काम के। अब इसी को करेंगे हम LIFO से। यानी अगर आप FIFO यूज नहीं कर रहे
फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम यूज नहीं कर रहे हैं और लाइफो यूज कर रहे हैं, तो फिर क्या एंडिंग इन्वेंट्री आएगी? डिफरेंट आएगी, सेम आएगी? क्या एक बिजनेस दोनों सिस्टम एक साथ यूज करता है? या तो फाइफो यूज करेगा या लाइफो, लेकिन पढ़ते वक्त हम सारे पढ़ रहे हैं। तो मुझे बताएं, लाइफो में लास्ट इन फर्स्ट आउट में कौन से यूनिट बचेंगे? कितने यूनिट बच गए? 950। कौन से होंगे वो? ऊपर वाले। कितने बचा रहे? 950। तो 250 ये बिगनिंग वाले बच जाएंगे, 500 ये बच जाएंगे। लाइफो का मतलब क्या है? नीचे वाले बिक गए, ऊपर वाले बच गए। 250, 500, 750 हो गए। 200 इसमें से बचा देंगे, बाकी 350 इसमें से बिक गए और बाकी नीचे वाले सारे बिक गए। अब हमें तो एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है ना, तो हम पहले 250 यूनिट बचाएंगे। हम यहाँ लिख रहे हैं, देखिए ऊपर से देख के नजर आ रहा है। हम लिखेंगे 250 यूनिट्स फ्रॉम परचेज, थोड़ी है वो, बिगिनिंग इन्वेंट्री में से बचे है ना बेटा। बिगिनिंग इन्वेंट्री ऑफ कौन सी डेट थी? Jan 1 एट द रेट ऑफ ₹2.98 ईच, ये बच गए। और कौन सा बचा? लिखवाओ भाई। 500 यूनिट्स फ्रॉम परचेजेस ऑफ Jan 7, यस, एट द रेट ऑफ ₹3.00 ईच। और बताओ और कौन से बच गए भाई? 750 हो गए ना, ये 200 और बचाने, 950 है ना टोटल। 200 यूनिट्स फ्रॉम परचेजेस ऑफ मार्च 21 एट द रेट ऑफ ₹3.10 ईच। ये हमने कॉपी कर लिया, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा 745 का बच गया। अगला वाला 1500, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 200 मल्टीप्लाई बाय 3.10, ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री आ गई 2865। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का एक तरीका तो ये हो सकता है कि नीचे वाले बिक गए ना सारे। कहा था कि 450 गए, 400 गए, 1000 गए, 750 गए, इसमें से 250 गए या 350 गए। इन सबको लिख के मल्टीप्लाई कर लो इसकी यूनिट कॉस्ट से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे भाई टोटल कॉस्ट 12,070 में से एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट लेस कर लो। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी है? 12,070 और इसमें से लेस कर लो क्या? एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? बताइए ना कितनी है? 2865। ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 9,205। डिफरेंट है ना, देखिए यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। आपको कल बताया था लाइफो की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा होती है। लाइफो में लाइफो में जो यूनिट बिकते हैं वो महंगे वाले बिकते हैं, एन वाले। बहरहाल बाद में बात करेंगे। तो फाइफो लाइफो में कोई मसला कर लेंगे आप लोग। ये क्वांटिटी शेड्यूल पहले बनाना पड़ता है। इसमें क्वांटिटी शेड्यूल में सारे यूनिट बिगिनिंग के और परचेज वाले लिख के टोटल मारो, कॉस्ट का भी, यूनिट्स का भी, और जो बिक गए उसको लेस कर दो, तो बच गए वो निकल जाएंगे। और जो बच गए उसकी पहले कॉस्टिंग होगी। फाइफो में नीचे वाले बचेंगे उनको लिख दो, लाइफो में ऊपर वाले बचेंगे उनको लिख दो। एंडिंग इन्वेंट्री निकालो और अवेलेबल फॉर सेल में से एंडिंग इन्वेंट्री को लेस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। अब हम करेंगे एवरेज से। इसे कहते हैं वेटेड एवरेज। वहां क्या कहते थे? मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज क्यों कहते थे? क्योंकि हर परचेज के बाद एवरेज चेंज हो जाता था। हम कर रहे हैं वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज का मतलब ये है कि वेट इसमें इन्वॉल्व होंगे और हम एक ही मर्तबा रेट निकालेंगे साल के एंड में। साल भर कोई रेट नहीं निकाला जाएगा, एक ही मर्तबा रेट निकाला जाएगा। कल कैसे हमने एवरेज निकाला था? जो टोटल इन्वेंट्री होती थी उसको हम उसके यूनिट से डिवाइड कर देते थे। यहां भी यही करेंगे हम, लेकिन ये काम होगा क्वांटिटी शेड्यूल से देखकर। क्वांटिटी शेड्यूल में हमें साफ नजर आ रहा है। देखिए टोटल इन्वेंट्री पूरे साल कितने की थी हमारे पास? 12,070। हर इन्वेंट्री जो हमने परचेज की उसकी सबकी यूनिट कॉस्ट डिफरेंट है। इसको एक ही यूनिट कॉस्ट में चेंज करने के लिए 12,070 को
3900 से डिवाइड कर लेंगे तो एक यूनिट कॉस्ट आ जाएगी और इसको कहेंगे वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट। वहां पर जब यूनिट कॉस्ट निकालते थे वो हर परचेज के बाद निकलती थी, यहां पे यूनिट कॉस्ट साल के एंड में एक ही दफा निकलेगी। तो पूरी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल को यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल से डिवाइड करें, कितनी आ रही है? 3.0948। पॉइंट के बाद 4 डिजिट लेने आपने, वही तरीका जो कल यूज किया था आपने। कल आप सब क्लास में थे, कल वाला लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट था। नहीं, डिलीट हो गया वो, मजाक कर रहा हूं, अभी कर दूंगा, कल मैं बिजी था, आज कर दूंगा, मैं कल बिजी था बोल रहा हूं। तो रेट कैसे निकाला? क्वांटिटी शेड्यूल में गए और ले ली हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, इसको डिवाइड कर दिया यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल से। ये हम क्यों कर रहे हैं? आगे जो कॉस्टिंग हो वो इस रेट से हो, FIFO LIFO नहीं यूज करें। आप मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी थी हमारे पास? 12,070 और यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल कितने थे? 3,900। इनको आपस में डिवाइड कर दें। हट जाओ, तीन 3,900 है नहीं, इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ गया? 3.0949 और आगे 7 है। नहीं, असल में पॉइंट के बाद जो जीरो आता है ना, पॉइंट के फौरन बाद जो जीरो आता है वो 4 डिजिट में काउंट नहीं होगा जो मैंने बोले। जीरो लिख के फिर 4 डिजिट और लिखेंगे, 9487, ये हमारा रेट हो जाएगा। हालांकि इससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी प्रोबेबिलिटी आप पढ़ेंगे ना इसी तरीके से करेंगे। लेकिन अगर आप वो भी लिख लें तो इशू नहीं, वही लिख लेते हैं यार, छोड़ो। ये हमारा रेट आ गया, वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट। अब इसका मतलब क्या है? 3.0949, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जितने यूनिट्स भी हमारे पास मौजूद थे वो सब 3.0949 के हैं। कोई यूनिट भी 2.98, 3.10, कोई यूनिट इन यूनिट कॉस्ट से बिलोंग नहीं करता एवरेज मेथड के अंदर। ये अलग अलग मेथड है तीनों, FIFO अलग मेथड है, LIFO अलग मेथड है, वेटेड एवरेज अलग मेथड है। तो आप क्या करेंगे? आपने यूनिट कॉस्ट निकाल ली, अब आसान हो गया काम, खत्म हो गया। इसमें ये जो रेट आया है ना, इसको 950 से मल्टीप्लाई करोगे ना, एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी। और इसको अगर यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करोगे ना, कितने थे यूनिट सोल्ड? 2950, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अभी हम पहले निकालेंगे एंडिंग इन्वेंट्री, तो इसका फार्मूला बनाएंगे। क्या फार्मूला बनेगा बताओ? अभी मैंने बताया है तुम्हें, क्या निकाल रहे हो? एंडिंग इन्वेंट्री जी। क्या होगा फार्मूला? एंडिंग इन्वेंट्री निकालने के लिए हम पहले ले लेंगे एंडिंग यूनिट्स और उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट नाम है इसका, तमीज से नाम लें। यूनिट कॉस्ट नहीं बोले इसको, वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट। वेट मतलब क्या है? इसमें क्वांटिटी यूज हो रही है, डिफरेंट। अब इसमें क्या करेंगे आप? एंडिंग यूनिट्स कितने? 950। ये आसान है ना एवरेज वाला। जो परपेचुअल का एवरेज है उसमें तो बड़ा मसला है, हर परचेज के बाद आपको एवरेज निकालना पड़ रहा था। यहां तो आसान हो गया। अब बताएं वेटेड एवरेज यूनिट्स कॉस्ट कितनी है? 3.0949। क्या चीज सही हो गया? अब बताओ एंडिंग इन्वेंट्री कितनी आ रही है? 29
2940.1 आ रहा है तो खत्म ना, यही लिख देंगे, यही हमारी यूनिट कॉस्ट हो जाएगी। अब मुझे बताएं, अब मुझे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है तो इसमें दो तरीके से निकल सकती है। या तो ये जो 3.0949 है इसको 2950 यूनिट बिक गए ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, करो करके देखो क्या आ रहा है। बेटा ये रेट है ना, इस रेट को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई, एंडिंग यूनिट से मल्टीप्लाई किया तो एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। इसी रेट को यूनिट सोल्ड से मल्टीप्लाई करो तो यूनिट वो आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यूनिट सोल्ड कितने 2950। ये जो आई है इसे कैलकुलेटर पे रखें, ऐसे हम नहीं करेंगे, हम अपने तरीके से करेंगे, वही पीरियोडिक वाले। क्या तरीका है, कॉस्ट ऑफ, उसको कैलकुलेटर पे रखना, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। कितनी थी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, 12070, यही थी ना टोटल कॉस्ट यार। इसमें से लेस कर लेंगे क्या, एंडिंग इन्वेंट्री जो अभी हमने निकाली किससे, वेटेड एवरेज यूनिट, वेटेड एवरेज मेथड से। कितनी निकाली 29, इसको माइनस कर लो तो कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी आपके पास। आ गई, वही आई। वैसे भी निकाल सकते हैं आप, लेकिन करना ऐसी है, ये पीरियोडिक का तरीका है। तो क्या देखा आपने, क्वांटिटी शेड्यूल बनाओ, एंडिंग इन्वेंट्री डायरेक्ट फाइफो में नीचे वाले, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसी निकलेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तीनों में ऐसी निकल रही है, कोई तरीका चेंज नहीं है, सिर्फ एंडिंग इन्वेंट्री निकालनी है आपको। और लाइफो में ऊपर वाली इन्वेंट्री बचा दो, वेरी डेविज में पहले रेट निकालो, फिर जो बिक गए जो बच गए उससे मल्टीप्लाई कर लो, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऐसे निकल जाएगी। सो सिंपल पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अब मुझे एक बात बताएं आप, आपको इस सवाल में इन्होंने क्या दिए थे, यूनिट सोल्ड दिए थे ना। ये एक एबनॉर्मल सी बात है, पीरियोडिक में ऐसे थोड़ी होता है। पीरियोडिक में कैसे होता है, हम जाके स्टोर रूम में काउंट करते हैं कि यूनिट बच कितने गए, तो उसके बाद हमें ये मालूम चलना चाहिए था ना कि कितने बच गए, ये मालूम चलना चाहिए था कितने बिक गए, ये मालूम चलना चाहिए था कितने बच गए। लेकिन न्यूमेरिकल में ना ये लोग कर देते हैं इस तरीके से, तो फिर इसी वजह से हमने ये न्यूमेरिकल आपके सामने रखा है। इसमें इन्होंने सही बात की है, हक और सच की बात। फॉलोइंग डाटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अली कंपनी ड्यूरिंग द ईयर 2001। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम यूज करते हैं, इनके पास भी डाटा है। परचेज से शुरू हो रहा है, बिगिनिंग इन्वेंट्री नजर नहीं आ रही, लेकिन बिगिनिंग इन्वेंट्री नीचे इन्होंने दी है। देखिए जनवरी 1 2001 को 300 यूनिट थे 2.75 के, ये बिगिनिंग इन्वेंट्री आ गई, परचेज ऊपर दी हुई है, क्वांटिटी शेड्यूल बन जाए। आगे क्या बोल रहे हैं, इन्वेंट्री एट December 31, 2001 वाज 1150 यूनिट्स। इसने बताया हमें एंडिंग यूनिट्स। अभी जो हमने क्वांटिटी शेड्यूल बनाया था इसमें हमने क्या किया था, टोटल इन्वेंट्री निकाल के उसमें से यूनिट सोल्ड लेस किए थे तो एंडिंग यूनिट्स आ गए थे। अब उसने भी एंडिंग यूनिट्स दिए हैं, तो यहां तक का काम तो सेम होगा, इसके बाद यूनिट सोल्ड थोड़ी लेस होंगे, एंडिंग यूनिट्स लेस होंगे। क्योंकि उसने, अगर मैं आपको यहां पे 950 बता देता, मैं बोलता यूनिट 950 बच गए, तुम लोग यहां क्या करते, टोटल वोटल करके लेस एंडिंग यूनिट्स करते, तो यूनिट सोल्ड आया था 2950। मतलब ये वाली लाइन ऊपर आती, ये वाली लाइन नीचे आती। और होना भी यही चाहिए कि पहले एंडिंग यूनिट्स आने चाहिए, लेकिन उसने बताया नहीं था ना पिछले सवाल में, उसे यूनिट सोल्ड बता रहे थे, तो यूनिट सोल्ड लेस करके एंडिंग यूनिट्स निकाले। लेकिन पीरियोडिक की थीम क्या है, पहले एंडिंग यूनिट्स मालूम चलते हैं। इसी वजह से हम अली कंपनी का न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ताकि एक दफा और आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम देख लें और आपको ये चीज भी निकल। और इसमें एक चीज और भी है, इसमें सेल भी दे रहा है। देखें सब यूनिट कितने के बिके, 5.5 पर यूनिट, इससे सेल्स निकल जाएगी। सेल्स निकलने से क्या होगा, वो तो निकली भी है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो निकल जाती है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पिछले सवाल में नहीं निकाली हमने। सेल्स निकलने से क्या फायदा होगा, अल्लाह के बंदो, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा।
उठते हैं हम लोग? सुबह 6 बजे लेट उठते हैं यार। 6 बजे आप उठे, उसके बाद अभी तक आप लगे हुए हैं, तो आपके माइंड में BCRW और इकोनॉमिक्स घूम रही है। आप बोल रहे हैं यार जल्दी से खत्म हो जाए। अटेंटिव रहा करें। सेल मालूम कर भाई, सेल मालूम अगर चल जाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पहले मालूम है, सेल में तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करें, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे। पिछले सवाल में ग्रॉस प्रॉफिट क्यों नहीं निकाला मैंने? वहां पे सेलिंग प्राइस नहीं गिवन। इस सवाल में सेलिंग प्राइस कहां है? नहीं दी हुई तो मैं सेल्स मालूम नहीं कर सकता। सेल्स रेवेन्यू है, और सेल्स में से अभी मैंने पिछले फ्यूचर में भी तुम्हें सेल्स मालूम करके सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट दिखाया था ना। यहां ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकल सकता था 1 में, लेकिन 2 में निकलेगा। लेकिन पहले हम 2 का वो काम तो कर ले जो हमने 1 में किया था। आइए पहले बनेगा क्वांटिटी शेड्यूल। पहले क्या लिखो? बिगिनिंग इन्वेंट्री। बिगिनिंग इन्वेंट्री कितनी है नीचे बताइए इन्होंने। कितनी इन्वेंट्री बेटा तुम लोग करवाओ मुझे। डेट है, पहले डेट आएगी 2001 Jan 1। कितनी इन्वेंट्री मौजूद है भाई? बिगिनिंग इन्वेंट्री 300 यूनिट्स और एक यूनिट है 2.75 का। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास आ गई टोटल कॉस्ट बिगिनिंग इन्वेंट्री। अब परचेज लिखते रहो। जनवरी 5 को 500 यूनिट परचेज हुए। जनवरी 5 को परचेजेस कितने यूनिट? 500। कितने वाले? 3.00। ये जज्बात में हो जाता है। फिर उसके बाद मार्च 10, तो वही लग रहा है। मार्च 10 कितने यूनिट्स? 600 यूनिट। 3.50 मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे। फिर उसके बाद जुलाई 15 700 यूनिट। जुलाई 15 700 यूनिट्स। कितने वाले? 3.75। उसके बाद सितंबर 4 1000 यूनिट। सितंबर 4 1000 यूनिट 4.00। उसके बाद कब खरीदे? अक्टूबर 5 को 500 यूनिट। अक्टूबर 5 को 500 यूनिट्स। कितने वाले? 4.25। अच्छा हमने कोई छोड़ तो नहीं दिए? 4 ऊपर है, 6 7 1 2 3 4 5 6 7 वो आखिरी है जी। कितने यूनिट थे? दिसंबर 20 400 यूनिट्स। दिसंबर 20 400 यूनिट्स। कितने वाले? 4.50। हाँ अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारे पास मल्टीप्लाई होके आ गया। अब यहां क्या लिखेंगे हम? यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल या अवेलेबल फॉर सेल। टोटल कर लेंगे ना इसको। टोटल से क्या मालूम चलेगा कि हमारे पास कितने यूनिट्स थे पूरे साल? 4000। और उनकी कॉस्ट क्या थी? 14,975। सही लिखा? अब इसमें हम क्या लेस करेंगे? उसने हमें क्या बताया? उसने हमें बताया 1150 यूनिट बच गए। एंडिंग यूनिट्स बताया उसने। तो टोटल में से जब लेस करोगे ना एंडिंग यूनिट्स, कितने एंडिंग यूनिट्स है? 1150। तो आपके यूनिट सोल्ड आ जाएंगे। ये हमारे क्या है? यूनिट्स सोल्ड। लेकिन हमें तो एंडिंग यूनिट्स ही मालूम करने थे ना। ये क्वांटिटी शेड्यूल ना बनाए ना आप काम नहीं कर सकते। फिर इस वक्त क्वांटिटी शेड्यूल बनाना पड़ता है। हो गया। अब इसको किससे करेंगे? क्या मालूम करेंगे? हमें मालूम है कि टोटल 4000 यूनिट थे, उनकी इतनी कॉस्ट है। हमें मालूम है 1150 यूनिट बचे हुए और 2850 यूनिट बिक गए। लेकिन हमें ये मालूम करना है इन 1150 यूनिट की कॉस्ट क्या है।
और 2850 यूनिट की कॉस्ट क्या है, जो दोनों की दोनों इसी में से होंगी, 14975 में से। तो पहले करेंगे 50 से। क्या करूंगा मैं, किस चीज की कॉस्टिंग करूं, एंडिंग इन्वेंट्री, एंडिंग यूनिट्स की, यूनिट सोल्ड की, एंडिंग इन्वेंट्री की, एंडिंग यूनिट्स 1150 यूनिट। 50 में कौन से वाले 1150 यूनिट कहां पर होंगे, ऊपर होंगे या नीचे होंगे, नीचे वाले 1150। कैसे बचाएंगे, 400 ये बचा दो, 500 ये, 900 हो गए, मजीद 250 यहां से बचा दो, बाकी 750 और ऊपर वाले सारे बिक गए। हमें तो जो बच गए वो निकालने हैं, तो मैं कहां से लिखना शुरू करूं, 250 यूनिट्स फ्रॉम, बताएं, परचेजेस ऑफ सितंबर 4 एट द रेट ऑफ ₹4.00 ईच, और 500 यूनिट्स फ्रॉम परचेजेस ऑफ October 5 at the rate of ₹4.25 each, or 400 units from purchases of December 20 at the rate of ₹4.50 ईच। अब मल्टीप्लाई कर लो, इनको तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 250 मल्टीप्लाई बाय 4, अगला 2125 ऊपर से कॉपी कर दिया मैंने, फिर अगला 1800, इनको सम कर लो, ये कॉस्ट आ गई एंडिंग इन्वेंट्री की 4925। दिस इज कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लें, तो क्या करेंगे, एक जवाब आ रहा है माइनस करेंगे। भाई पूरी बात बताए ना, माइनस करेंगे, दीवार में से खिड़की माइनस करेंगे क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 14975 में से एंडिंग इन्वेंट्री कॉस्ट लेस करेंगे, ये बोले ना, माइनस कर देंगे क्या ये। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल सेल लेस करेंगे इसमें से। रात में कुछ ज्यादा सर्दी हो गई थी, आज सर्दी ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री। यार तुम लोग एसी में बैठते हो यार सर्दियों में, $14,975, उनकी ड्राई फ्रूट की शॉप लग रही मुझे। इसमें से लेस कर लेंगे क्या, एंडिंग इन्वेंट्री, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। दिस इज योर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम चाहें तो ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, सेल निकालनी पड़ेगी। एक यूनिट कितने का बिका है, 5.50 का। कितने यूनिट बिके हैं, ऊपर मालूम चल गया है 2850। तो हम क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स लेंगे, सेल्स के सामने ही निकाल लेंगे सेल्स को। 2850 यूनिट बिके हैं, एक यूनिट 5.5 का बिका है, तो इससे सेल्स आ जाएगी, इसमें से लेस कर लेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमारा आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, जो भी होगा। अभी ग्रॉस प्रॉफिट लिख देता हूं। हाँ भाई, सेल्स कितनी आई बताएं, 2850 को मल्टीप्लाई कर लूंगा 5.5 से, ये सेल आ जाएगी ना मेरी। इतने में बेचा है, कितनी सेल्स है, 15675 हमारी सेल्स है। इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस कर दो, तो आपके पास ये प्रॉफिट आ गया, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। ये काम हमने पिछले सवाल में नहीं किया था। वजह क्या थी, सेलिंग प्राइस हमारे पास नहीं थी। अब यही काम हम किस में करेंगे, लाइफो में। कितने यूनिट बचाने, 1150। लाइफो में कहां से बचेंगे, ऊपर वाले 1150 बचाने, 300 ये बचा दो, 500 ये बचा दो, कितने हो गए 800, और 1150 बचाने ना, तो 350 यहां से बचा देंगे। तो लिख लेते हैं फिर, चलिए लिखवाएं, क्या लिखूं, 300 यूनिट्स फ्रॉम
बिगिनिंग यार, बिगिनिंग इन्वेंट्री भाई, इन्वेंट्री ऑफ Jan 1 at the rate of rupees 2.75 each. उसके बाद बोलो 500 यूनिट्स फ्रॉम परचेजेज ऑफ Jan 5 at the rate of rupees 3.00 each और 350 units from purchases of March 10 at the rate of rupees 3.50 each. सही है भाई. अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो पहली वाली तो ऐसे ही लिख दो उठा के 825 दूसरी भी ऐसी आ जाएगी 1500. तीसरी वाली मल्टीप्लाई कर लो 350 मल्टीप्लाई बाय 3.50. अब इनको सम करेंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी. वही सिंपल चीज. यहां आ जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री. अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी है तो क्या करूंगा, 14,975 कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल सेल में से ही कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री लेस कर लूंगा. मतलब यही कंप्यूटेशन जो मेरा बना हुआ है ना, यही कंप्यूटेशन बनेगा. जस्ट हमें एंडिंग इन्वेंट्री का अमाउंट चेंज करना पड़ेगा. चेंज हो गया, सही है. ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल सेल आ गई, एंडिंग इन्वेंट्री ये थी लेस हो गई, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. अच्छा, इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारा आ जाएगा. सेल्स वही आ गई 15,675 और इसमें से हमने अपना 11,425 रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड्स लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकाल दिया. वही चीज हुई है ना, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने कॉपी कर दी है. अब करेंगे वेटेड एवरेज से. वेटेड एवरेज में क्या करना होता है, एक रेट निकालना होता है. इधर से ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है, ये इसके यूनिट्स है, इनको आपस में डिवाइड करके एक रेट निकालेंगे. उस रेट को 1150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंडिंग इन्वेंट्री आ जाएगी और फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेंगे. तो पहले रेट निकालते हैं. क्या फार्मूला होगा, पहले फार्मूला लिखवाएं. वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल क्या हो जाता है, अवेलेबल फॉर सेल को डिवाइड कर देंगे किससे, यूनिट्स अवेलेबल फॉर सेल. अब इसको देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कितनी है, जाके देखनी पड़ेगी. 14,975. तो हम जाएंगे और लिखेंगे 14,975 डिवाइडेड बाय 4,000. डिवाइड बाय 4,000 यहां लिख देते हैं. ये इतने क्यों आ रहे हैं इसमें डिजिट, वो सही. हाँ, अब इसको आप यूनिट कॉस्ट दिखाएं, बताएं कितनी आ रही. 3.7437. 7 के बाद 5 है तो 8 कर देंगे ना इसको 8 बनाओ. सही है ये सही है या 7 लिखूं. ओके, अब कुछ नहीं करना है. अब एंडिंग इन्वेंट्री का फार्मूला लिखना है. क्या फार्मूला है, कॉस्ट ऑफ एंडिंग इन्वेंट्री. कैसे निकलेगी, जो यूनिट्स एंडिंग लिखो, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट से. तो बताएं आप कितने यूनिट्स बचे थे, 1150. मल्टीप्लाई कर लो किससे, वेटेड एवरेज यूनिट कॉस्ट 3.7438. मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ रही है जी, 4305.3. तो छोड़ दे, ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट आ गई. अब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालेंगे. उसको निकालने का तरीका वही है,
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, चलिए लिख के कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से लेस कर लेंगे क्या? बताओ बताओ बताओ। एंडिंग इन्वेंट्री की कॉस्ट क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो अवेलेबल फॉर सेल कितना था? 14,975। इसमें से लेस कर लो एंडिंग इन्वेंट्री 4,305, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए चलो कॉपी कर लेते हैं। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करेंगे, लेकिन कौन सी वाली? जो हमने अभी वेटेड एवरेज से निकाली है। हाँ, केस के बजाय कॉपी का प्रयास हो गया। तो ये देखें, ये हमारी वो आ गई, गलत आई। सही है ना? 15,675 सेल्स थी, इसमें से हमने लेस करनी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10670 है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब कल मैंने बताया था सबसे कम एंडिंग इन्वेंट्री किसकी आती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सबसे ज्यादा किसकी आती है? लाइफो की। अभी मैं बात नहीं बताऊंगा, तो आप देखें लाइफो की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 11,425, फाइफो की देखिए 10,050, और एवरेज की उसके दरमियान है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की बात कर रहा हूं, 10670 इन तीनों के दरमियान है। बहरहाल हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पीरियोडिक के 2 सवाल मैंने आपको करवा दिए। अब नेक्स्ट क्लास में जाहिर सी बात है ये थोड़ी करेंगे, इसके आगे वाले काम करेंगे। तो तैयार होके आइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।